नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम पर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिसकी जानकारी आपको पहले से ही है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। अभी तक बहुत से लोगों के ये व्हाट्सएप पर कमेंट्स आए हैं, सर आप आर्च वाली विंडो की एक वीडियो डालिए। सो रिसेंटली मेरा एक अभी प्रोजेक्ट पूरा हुआ है जिसमें सारी विंडो आर्च वाली ही बनाई गई है। सो उसी का वीडियो मैं आज आपको लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं सारी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से उसके साइज लिए जाते हैं, किस तरह से उनकी फिटिंग की जानी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ जिनका ध्यान में हमें पहले से रखना चाहिए। सो जो भी लोग विंडो लगवाना चाहते हैं या जो भी लोग लगाते हैं, इंस्टॉलर्स हैं, वो भी इस बात की जानकारी पहले से रख सकते हैं कि इस तरह की विंडो किस तरह से लगाई जाती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइज लेने से पहले ये देखना होता है कि जो हमारी विंडो है उसकी चारों तरफ का जो सरफेस है वो क्लियर है या नहीं। अब यहाँ पर आर्च विंडो है चूँकि, इसलिए यहाँ पर जितनी हाइट तक का स्लाइडर बनाना होता है उतनी हाइट तक का स्लाइडर का साइज लेते हैं, और जितनी एरिया की आर्च का साइज होता है तो सेंटर से ऊपर की हाइट लेते हैं जितने एरिया में आर्च बनानी होती है। अब आर्च का जो परफेक्ट साइज़ है वो स्लाइडर का साइज छोड़ने के बाद बाकी का फर्मा लेके आना पड़ता है। फर्मा आपका पीवीसी का हो सकता है या हार्डवुड के गत्ते का हो सकता है, तो फर्मा लगा के एग्जैक्ट साइज़ फर्मा लगा के ही लेना होता है। उसी हिसाब से आर्च की कटिंग होती है, और जब भी आर्च की कटिंग के लिए जाती है तो फर्मा आर्च वाली फैक्ट्री में भेजना होता है, वहीं जाकर वो परफेक्ट तरीके से आर्च काटी जाती है। तो इसलिए जो फर्मे का खर्चा है वो एडिशनल आता है, इसलिए जब भी कभी भी इस तरह की विंडो बनती है तो उसका खर्चा एडिशनल आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आर्च की बनने के लिए जाती है तो आप देखेंगे फर्मे के हिसाब से कटिंग होती है, और ये राइट साइड में आप देख रहे हैं ये फर्मा लगा हुआ है, इसी के एंगल पर मेजरमेंट को फिट किया जाता है, फिर उसको आर्च बनाई जाती है। और आर्च बनने के बाद फैक्ट्री से माल आता है कस्टमर के यहाँ। सो पैकिंग भी इसकी अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि जो भी मटेरियल कस्टमर के यहाँ आए, क्योंकि ये कॉस्टली होती है आर्च, इसलिए किसी भी तरह का इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना आए, इसलिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पैकिंग की जानी चाहिए। और पैकिंग न केवल फैक्ट्री में बल्कि जब ट्रांसपोर्टेशन होती है या कस्टमर के जब भी ऊपर माल चढ़ाया जाता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना चाहिए ताकि पैकिंग कहीं से भी लूज़ ना हो। सो जब भी हम पैकिंग ओपन करते हैं तो तब भी ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी इक्विपमेंट से अगर आप चाकू से या नाइफ से किसी भी तरीके से खोलते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह के स्क्रैचेस वगैरह ना आए। सो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पैकिंग भी अच्छी तरह से की गई हो, और साथ ही उसको जब रिमूव करें पैकिंग को तो वो भी अच्छी तरह से करें। तो अब नंबर आता है इसके ऊपर आर्च को लगाने के लिए कनेक्टर का लगाना पड़ता है। सो कनेक्टर लगाने के लिए जो भी कॉर्नर्स में बेल्डिंग्स वगैरह होती हैं तो उसको पहले रेती की सहायता से अच्छी तरह से रिमूव करना चाहिए ताकि जो भी कनेक्टर इसके ऊपर लगाएं वो अच्छी तरह से फिट हो सकें। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्च लगाने के लिए चूँकि जो हमारा नीचे का 3 ट्रैक का आउटर फ्रेम है वो 112 mm है, और आर्च का जो है वो हमारा 60 mm का है, इसलिए यहाँ पर एक साइड में ही फ्रेम को लगाया जाएगा। सो हम अंदर की साइड में फ्रेम लगाएंगे, इसलिए वहाँ पर कनेक्टर पहले लगाए जा रहे हैं। अब नंबर आता है आर्च को लगाने के लिए। सो आर्च लगाने से पहले जो भी बीडिंग्स वगैरह हैं उसको खोल लेना चाहिए। इसके खोलने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम आर्च को 3 ट्रैक के फ्रेम के ऊपर लगाते हैं तो स्क्रू वगैरह बहुत अच्छी तरीके से कस जाते हैं, और ग्लास लगाने से पहले भी हमें बीडिंग्स को खोलना होता है। सो इसलिए भी हमें बीडिंग को पहले से अच्छी तरह से खोल के रखना चाहिए। और अब आपने देखा था कि फ्रेम के ऊपर कनेक्टर लगा दिए गए हैं, और उसी कनेक्टर के ऊपर आर्च विंडो को या आर्च की जो फ्रेम है उसको लगाया जा रहा है। और लगाने के लिए जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कम से कम 50 या 70 mm का स्क्रू अच्छी तरह से लगाना चाहिए ताकि वो स्क्रू भी हैवी होता है और वो विंडो को मजबूत पकड़ करके रखता है। सो आप देख रहे हैं कि 112 mm की जो फ्रेम है उसके अंदर भी रेनफोर्समेंट डली हुई है, और जो आर्च की विंडो है उसकी जो वर्टिकल फ्रेम है उसमें भी लोहा डाला गया है। सो अब लोहे के अंदर जब फ्रेम में जब स्क्रू कसेंगे तो देखेंगे आर पार निकल जाता है, और आर पार निकलने का फ़ायदा ये होता है कि फ्रेम अच्छी तरह से कस जाती है। सो फ्रेम को ऊपर से अच्छी तरह से कसने के बाद में जो आर्च का बैलेंस जो निकलता है उसे अच्छी तरह से ब्लेड से कट कर देना चाहिए ताकि जो हमारी 3 ट्रैक की फ्रेम है और आर्च की फ्रेम इक्वल हो सके। अब नंबर आता है इसको इंस्टॉल करने के लिए। सो यहाँ पर ये देखना चाहिए अच्छी तरह से कि विंडो फंसा कर कि कहीं भी कोई जगह की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बार ओपनिंग छोटी होती है या बड़ी होती है, सो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सो अगर थोड़ा बहुत 1 या 2 mm तो आराम से आप मेलन की सहायता से उसे पुश करके अच्छी तरह से विंडो को बिठा सकते हैं। अगर ज़्यादा छोटी विंडो होगी तो उसमें गैप आएगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए ज़रूरी है कि पहले मेजरमेंट अच्छी तरह से लिया गया हो और उसके बाद उसे अच्छी तरह से इंस्टॉल भी किया गया हो, क्योंकि दोनों चीज़ों का अपना अपना इंपॉर्टेंस होती है, एक तो मेजरमेंट का और दूसरा इंस्टॉलेशन का।
सो बहुत से लोग सस्ते वाला यहीं छोड़ देते हैं, वो या तो विंडो छोटी बन जाती है या बड़ी बन जाती है। सो बाद में कस्टमर को देखने में वो अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से आपने देखा कि भी एक विंडो को लगाने के बाद अनदर विंडो लगाई जा रही है, और विंडो लगाने के लिए जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कम से कम 100 mm का लंबा और 8 mm का फास्टनर लगाना चाहिए, ताकि विंडो को अच्छी तरह से मजबूती से लगाया जा सके। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विंडो में ओपनिंग में चारों नीचे मार्बल लगाई हुई है। सो जो भी आप फास्टनर लगाएंगे वो केयरफुली लगाना चाहिए, ताकि वो मार्बल ना टूटे। और ऊपर या साइड में कहीं भी आर्च में गैप आता है तो हमेशा खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि वहाँ पर पैकिंग ज़रूर लगानी चाहिए। पैकिंग लगाने से ही विंडो मजबूत होती है। और जो बैलेंस गैप आपको दिख रहा है, अगर ज़्यादा गैप है तो उसमें पुट्टी की सहायता से भर सकते हैं, और अगर 5 या 8 mm तक का गैप है तो उसे आप सिलिकॉन की सहायता से अच्छी तरह से भर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो फास्टनर हैं वो हमने नीचे भी लगाए हैं, नीचे लेफ्ट साइड में भी लगाए हैं, राइट में भी लगाए हैं, और अब ऊपर आर्च में लगाए जा रहे हैं। तो आर्च में लगाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितनी स्ट्रेंथ तक वो कसा जा रहा है वहीं तक कसें, ज़्यादा ना कसें, ताकि वो फ्रेम निकल नहीं जाए या फ्रेम ब्रेक ना हो जाए। सो कई बार ये लोग छोड़ देते हैं, वो बहुत ज़ोर से टाइट कर देते हैं, इसकी वजह से फ्रेम भी क्रैक हो जाती है। सो लगाते समय इन बारीकियों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से फास्टनर को लगाया गया हो, और साथ ही उसका स्क्रू भी अच्छी तरह से ही टाइट करना चाहिए। जितनी उसकी स्ट्रेंथ है वहीं तक उसे टाइट करना चाहिए। और उसके बाद अब नंबर आता है पल्ले डालने का। सो आपने देखा कि अभी सारी फ्रेम को पहले कंप्लीट लगा दिया गया है, सारे फास्टनर लगा दिए गए हैं, फास्टनर की कैप लगा दिए गए हैं, और उसके बाद में अब पल्लों को डाला जा रहा है। अब नंबर आता है शीशे यानी कि ग्लास लगाने का। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कर्व है उसी के हिसाब से ये बनाए गए हैं। शीशे का जो मेज़रमेंट है वो हमेशा विंडो को बनाने के बाद में ही लेना चाहिए, तभी एग्जैक्ट तरीके के ग्लास बन के आते हैं। और ग्लास भी हमेशा सावधानी से लाना चाहिए, क्योंकि ये महंगे ग्लास होते हैं और कर्व में कटे होते हैं। एक बार टूटने के बाद रीयूज़ नहीं होता कोई भी टफन ग्लास, इसलिए बहुत ही केयरफुल तरीके से ग्लास लगाना चाहिए। और ग्लास लगाने के बाद जो उसकी बीडिंग्स है वो भी अच्छी तरह से लगाना चाहिए। पहले नीचे वाली बीडिंग, फिर ऊपर वाली बीडिंग अच्छी तरह से लगानी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कितनी केयरफुल तरीके से बीडिंग को लगाया जा रहा है। मेलन की सहायता से बहुत ही सावधानी से लगानी चाहिए, क्योंकि ज़रा सा अगर प्रेशर पड़ेगा तो ग्लास ब्रेक होने की संभावना होती है। सो आपने देखा कि पहले ऊपर की बीडिंग, फिर लेफ़्ट साइड की जो वर्टिकल बीडिंग है वो लगाई जा रही है। अभी यहाँ पर आपकी विंडो की जो विड्थ है वो ज़्यादा बड़ी है, इसलिए यहाँ पर वर्टिकल बीडिंग दी गई है, यानी कि वर्टिकल मुलियन लगाया गया है। अगर आपकी विंडो छोटी है तो आप केवल चांद ही बना सकते हैं। सो वहाँ पे वर्टिकल मुलियन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर ज़्यादा चौड़ाई है तो वहाँ पे ज़रूर आप मुलियन लगवाएं, क्योंकि गिलास बहुत बड़ा हो जाएगा और जो भी आर्च बनाते हैं वो प्रॉपर तरीके से बन पाएगी। सो यहाँ पर अभी आपने पहली वाली विंडो देखी जो कि विड्थ में ज़्यादा थी, और उसी की सीक्वेंस में कई विंडो लगाई गई जो कि साइज़ की छोटी भी हैं, उनकी विड्थ कम है, लेकिन सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे सभी विंडो को एक ही तरीके से बनाया गया हो। सो यहाँ पर कस्टमर की चॉइस पे सभी विंडो में सेंटर में मुलियन डाला गया है। और उसके बाद नंबर आता है हार्डवेयर लगाने का। सो यहाँ पर ज़्यादा विंडो की हाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पर टच लॉक लगाए जा रहे हैं। चूँकि ये कॉमर्शियल है, स्कूल की बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पर एल हैंडल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर ऑलरेडी ग्रिल लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर टच लॉक का ऑप्शन दिया जा रहा है। सो टच ऑप्शन का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी इजीली पुश करके खोल सकता है और बंद कर सकता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉक लगा दिए गए हैं। उसके बाद लॉक करने के लिए कीप लगाई जा रही है, और कीप लगाने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले एक स्क्रू लगाएं, फिर लॉक करके देखें, अगर वो अच्छी तरह से काम कर रहा है तो दूसरा स्क्रू लगाएं। क्योंकि बहुत से इंस्टॉलर ये कर देते हैं कि बार बार होल करते हैं, जब उनका सेट नहीं होता तो फिर दूसरा होल, फिर तीसरा होल करके इस तरह से होल ही होल कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले एक स्क्रू लगाएं, उसके बाद अगर वो लॉक सही चलता है तो दूसरा स्क्रू लगाएं। सो इसका फ़ायदा ये हुआ कि बार बार अननेसेसरी प्रोफाइल के अंदर होल नहीं होंगे और वो देखने में भी अच्छी लगेगी। सो ये सारा जो इंस्टॉलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से फिटिंग करता है, क्योंकि जो अच्छा इंस्टॉलर होगा, पुराना इंस्टॉलर होगा, वो अच्छी तरह से विंडो को फिट कर पाएगा। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रोफाइल में डबल होल या ट्रिपल होल नहीं किए गए, बल्कि सिंगल होल पर ही स्क्रू लगाए गए हैं। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था ये स्कूल की बिल्डिंग है, इसलिए बाहर इसमें ग्रिल लगाई हुई है। इसमें हमारी तरफ से कोई भी ग्रिल नहीं लगाई जाती है, बल्कि स्कूल प्रशासन ने स्वयं ही ये ग्रिल लगवाई हुई है। सो आप भी अगर अपने घरों में इस तरह की लगवाना चाहते हैं तो आप ग्रिल का ऑप्शन खुद ही लगवा सकते हैं पहले, और उसके बाद में यूपीवीसी की विंडो इंस्टॉल की जाएगी। अभी पल्ले डालने के बाद, ग्लास लगाने के बाद नंबर आता है सबसे लास्ट में
बीडिंग लगाने का। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले अच्छी तरह से बीडिंग का साइज लेना चाहिए। बीडिंग ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, बल्कि प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रुप काटने के बाद उसे रेती से अच्छी तरह से घिसना चाहिए, ताकि जब भी पल्ला स्लाइड करेगा तो वो फ्रेम से नीचे या ऊपर किसी भी ग्रुप में टकराएगा नहीं, बल्कि स्मूथ तरीके से पल्ला स्लाइड करेगा। सो इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से इंस्टॉलर इसको छोटा काट देते हैं या बड़ा काट देते हैं, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए इसका ग्रुप प्रॉपर तरीके से काटने के बाद अच्छी तरह से घिस के लगाना चाहिए, ताकि पल्ला भी फिक्स हो जाए और ऊपर की हाइट अगर उसकी ठीक रहेगी तो वो पल्ला ऊपर से उठेगा भी नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे और ऊपर एंटी लिफ्टर भी लगाए हुए हैं, इसलिए पल्ला कभी भी हिलेगा नहीं। और टच लॉक के साथ में अंदर गोल स्टॉपर लगाए गए हैं, ताकि पल्ला जब भी बंद करेंगे तो वो रिवर्स नहीं मारेगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इंटरलॉक लगा दिए गए। यहाँ पे इंटरलॉक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि पल्ला एक दूसरे से आपस में चिपक जाएगा और साउंड भी अंदर नहीं आएगा और कीड़े मकोड़े भी अंदर नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 ट्रैक विंडो लगाई गई हैं। यहाँ पर एसएस की मैश है, ब्लैक कलर की मैश लगाई हुई है, जो कि देखने में अच्छी लगती है। और अगर नेचुरल तरीके की मैश लगाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन देती है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ब्लैक कलर की मैश। सो मैं कस्टमर को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि वो ब्लैक कलर की मैश ही लगाएं। तो यहाँ पर आपने देखा कि भी इंटरलॉक यहाँ पर तीनों पल्लों में लगाई जा रही है, चूँकि 2 ग्लास के पल्ले जो कि जब आपस में चिपक जाएंगे तो उसमें साउंड की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और छिपकली वगैरह भी अंदर से नहीं आती हैं। सो यहाँ पर जाली वाले पल्ले में भी हमने इंटरलॉक लगाई हुई है, ताकि कभी भी जब भी आपको हवा की ज़रूरत हो तो आप जाली वाले पल्ले को खोल के रख सकते हैं, लॉक करके रख सकते हैं, और इंटरलॉक से आपस में वो जब चिपक जाएगा तो साउंड भी अंदर नहीं आएगा और धूल मिट्टी भी नहीं आएगी। अभी सबसे लास्ट में नंबर आता है हमारा सिलिकॉन का। जो भी छोटा मोटा गैप होता है 5 mm का या 8 mm तक का गैप आराम से सिलिकॉन से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सिलिकॉन अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कई बार अगर सस्ती वाली सिलिकॉन लगाएंगे तो वो जैसी हीट आएगी वो श्रिंक हो जाती है और धीरे धीरे वो नमी में बदल जाती है, मतलब अच्छी तरह से वो सूखती नहीं है। इसलिए अच्छी क्वालिटी की सिलिकॉन यहाँ पर लगानी चाहिए, ताकि वो 1 से 2 दिन में आराम से सूख जाती है और सूखने के बाद वो हार्ड हो जाती है, इसलिए वो कभी भी निकलती नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि पहले नीचे सिलिकॉन किया गया है, अभी लेफ़्ट साइड में किया गया है, फिर अब राइट साइड में सिलिकॉन किया जा रहा है। और जो ऊपर आर्च में अगर 5 या 8 mm तक का गैप है तो ऊपर आर्च में भी हमने सिलिकॉन फिल किया है। लेकिन अगर उसमें आर्च चूँकि प्रॉपर तरीके से मिस्त्री द्वारा नहीं बनाई गई है, हमारी आर्च तो ठीक बनी है यूपीसी की, बट जो सिविल का मिस्त्री था उसने अच्छी तरह से नहीं बनाई, इसलिए वहाँ पर गैप ज़्यादा है। सो वहाँ पर पुट्टी से ही उसको फिल करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा कंप्लीट होने के बाद विंडो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये एक स्कूल की बिल्डिंग है और अंदर से देखने में भी अच्छी लगती है और बाहर से देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। सो आपकी कोई अगर स्कूल हो या कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई गेस्ट हाउस हो, कोई होटल हो, इस तरह का बैंकेट हॉल हो, तो वहाँ पे आप इस तरह की विंडो को बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने से पहले जो भी मैंने जानकारी दी है उनका ध्यान आप पहले से रख सकते हैं। सो ये देखने में बहुत ही रिच लुक देती है। अभी आप इसका एक रिव्यू दिखा रहा हूँ, आपको चला के दिखा रहा हूँ। ये तीनों स्लाइडर हैं, 3 ट्रैक, दोनों ग्लास के पल्ले, और यहाँ पे खूबसूरती के लिए हमने ब्राउन रिफ्लेक्टेड ग्लास का यूज़ किया है। सो वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी आप इस बिल्डिंग को बाहर से अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और ये इसका साइड व्यू है, जिसमें अभी स्कूल की विंडो लगाई गई हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और यहाँ पे जॉर्जियन बार का भी ऑप्शन आप अपने विंडो में दे सकते हैं। सो जॉर्जियन बार में अच्छी लगती है, और साथ ही अगर आप केसमेंट की बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप यूपीएससी लगवाना चाहते हैं तो मैं दिल्ली और आसपास के 500 किलोमीटर के एरिया में सप्लाई कर सकता हूं, तो उसके लिए भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। या आप नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं पूरी हेल्प करूंगा। उसके लिए आप मशीन्स, हार्डवेयर, प्रोफाइल जो भी ज़रूरत हो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, नई नई वीडियो की जानकारी के लिए आगे भी आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।